एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द यूपीजीआईसी एज यू ऑलरेडी नो। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? अर्थशास्त्र, दैट इज इकोनॉमिक्स, है ना। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम यूनिट 3 अपना, है ना। यूनिट 3 में हम अपने लास्ट टॉपिक पे हैं, दैट इज योर बैंकिंग सिस्टम, है ना। जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम है ना, बैंकिंग प्रणाली जो है उसको हम डील कर रहे हैं। इसमें हम सारी चीजों को देखेंगे कि आपका सेंट्रल बैंकिंग क्या है, कमर्शियल बैंकिंग क्या है, दोनों के फंक्शंस क्या है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है ना, स्टॉक कैसे बनती है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, फिर उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, है ना। और इससे संबंधित जितनी भी पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उसको कंट्रोल करने का तरीका है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कौन सी कमिटी बनाती है, कितने दिन पे वो आता है, तो वो सारी चीजें जितनी भी है, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका रोल है इंडियन इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में उसको हम पूरा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर क्लास नंबर 25। ये क्लास नंबर 25 है। इससे पहले की जो क्लास थी वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे हमने किया था, है ना। चलिए आज हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम। उससे पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है आपका लक्ष्य अकेडमी, प्लेटफॉर्म है आपका टेलीग्राम एंड द चैनल्स नेम इज योर लक्ष्य अकेडमी। यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू द लिंक गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हो कनेक्ट हो जाएंगे। क्लास की पीडीएफ वगैरह जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी आपको यहीं पे अवेलेबल होती रहेंगी। किसी स्टूडेंट को अगर पेड बैचेस खरीदने हैं तो उसके लिए आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं। आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। और दोनों ही लैंग्वेज में ये जो पीडीएफ होगा ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल रहेगा, है ना। दिस इज द प्राइस। इसके लिए भी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। ओके, कॉल या व्हाट्सएप के लिए आपके पास ये नंबर गिवन है। इससे कोई भी क्वेरी हो तो उसका समाधान आप पा सकते हैं। चलिए तो आते हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की अगर बात करें तो बैंकिंग सिस्टम जो भी हमारी बैंकिंग प्रणाली है उसको अगर आप देखें तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास 2 लीगल फ्रेमवर्क है ना। हमारे पास एक है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी कि अगर कोई भी बैंक अगर भारत में बनती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास 2 वैधानिक संस्थाएं हैं, है ना, मतलब 2 वैधानिक अधिनियम है। एक है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और एक है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोनों ही अधिनियम जो है ये आपके नियंत्रित करती है बैंक्स इन इंडिया को। ओके, आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस 1934 में आपका पारित किया गया था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत आपका क्या है, आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक अपेक्स बैंक बनाया गया, पूरी भारतीय बैंकिंग जो प्रणाली है उसका एक अपेक्स बैंक बनाया गया जिसका नाम आरबीआई है, हम सभी जानते हैं ना। तो आरबीआई आपका फंक्शन में आया 1935 में, बनाया गया इसको आपका ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यंग हिल्टन कमिटी। आपको ये भी पता है ना कि यंग हिल्टन कमिटी एक बनाई गई जिसमें कि ये निर्धारित किया गया कि एक अपेक्स बैंक बनाना चाहिए हमें। जितनी भी बैंक्स हैं इन इंडिया उसके लिए एक अपेक्स बैंक हमारा होना चाहिए जो सभी बैंकों को नियंत्रित करेगा, है ना। उसकी देखरेख, सुपरविजन, फैसिलिटेटर का काम करेगा, सुपरविजन का काम करेगा, रेगुलेटर का काम करेगा। तो ये सारा काम आपका ये अपेक्स बैंक करता है। ओके, अब अगर आप देखें तो आरबीआई क्या है हमारा, आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो सभी बैंकों पे आपका नजर रखता है। जितनी भी पॉलिसीज आएंगी बैंक के लिए वो आरबीआई बनाएगा, उनका रेगुलेशन आरबीआई करेगा, सुपरविजन आरबीआई करेगा। तो आरबीआई क्या है आपका सभी बैंकों का बैंक, या फिर हमारा जो गवर्नमेंट है, जो भारतीय सरकार है उसका कोई पर्टिकुलर अगर बैंक है उसका अपना, तो वो कौन सा है, आरबीआई। यानी कि गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है वो सारा आपका आरबीआई के पास रहता है। और मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा है उसको एक्सेप्ट करने का काम और गवर्नमेंट को लोन देने का काम, दोनों काम आपका कौन करेगा, आरबीआई करेगा। यानी कि गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आपका आरबीआई। और सभी बैंकों का बैंक है ना, सभी बैंकों को देखने वाला एक तरीके से बोलते हैं ना द हेड ऑफ द फैमिली। तो अगर बैंक को अगर आप एक फैमिली की तरह मानेंगे तो इस बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं उन सबका हेड कौन है, इस फैमिली का हेड कौन है, आपका आरबीआई। ठीक है, फंक्शंस इसके क्या है, फंक्शंस हम देखेंगे। इसके फंक्शन सबसे मेन फंक्शन इसका है कि इशूअर ऑफ द करेंसी। हमारी अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी भी करेंसी है, नोट है, वो सारा कहाँ से आपका आता है, नोट जो है बेसिकली वो कहाँ से आता है, आपका आरबीआई से आता है। ओके, देन
आपका ये बैंकर्स बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक है। ये डेवलपमेंट का काम करना हो, रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट का काम करना हो, गवर्नमेंट का बैंक की हमने बात कर ली कि सरकार का बैंक है ना। डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी, अगर ये इशू करेगा, अगर इसकी जिम्मेवारी है कि ये इशू करेगा करेंसी, तो अगर अर्थव्यवस्था में अगर हमारे फेक करेंसी आ जाती है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, ये भी काम किसका है? आपका आरबीआई का है ना। जैसे हमने देखा था डिमोनेटाइजेशन किया गया, तो डिमोनेटाइजेशन करते वक्त जो सबसे एक जो संस्था आपकी थी, एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने क्या किया कि सारे जितने भी पुराने नोट्स थे उनको लेने का काम और उसके बदले नए नोट देने का काम, ये किसने किया? आपका आरबीआई ने। ओके, देन मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है ना, जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है फॉरेन करेंसी में, उसको मैनेज करने का काम, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बनाने का काम, जो आपका विदेशी मुद्रा है ना, तो उसका अगर रिजर्व बना के रखना है तो उसका भी काम कौन करेगा? आपका आरबीआई करेगा। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी कि जहां जहां फाइनेंस, जहां जहां वित्त का प्रवाह हो रहा है, तो उन सबको रेगुलेट करने का काम कहीं ना कहीं आरबीआई आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करती है ना। एंड देन आपका क्या है? एक मॉनेटरी अथॉरिटी है कि जो भी, अगर हमने कहा कि यही पैसे इशू करती है और यही जो भी आपका डिफेक्टेड करेंसी है उसको वापस से एब्जॉर्व करती है। तो यानी कि जितना भी, अगर हम देखें कि जितना भी पैसों का खेल है, जो भी जहां से पैसे आएंगे और जहां पैसे जाएंगे, वो सारा क्या है? आपका आरबीआई के हाथ में है। तो इट इज अ मॉनेटरी अथॉरिटी और यही आपका मॉनेटरी पॉलिसी को भी लेके आती है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हम देखेंगे। आपका हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया क्या है? आपका ये दो चीजों से गवर्न होती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड ये जो 1949 एंड आरबीआई एक्ट 1934 है ना। दो चीजें मिलके पूरी बैंकिंग प्रणाली को आपका क्या करती है? गवर्न करती है। देन आपका क्या है नेक्स्ट थिंग कि कंट्रोल एंड मॉनिटर दोनों करती है। जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको दोनों मिलके कंट्रोल करती है, आरबीआई एंड गवर्नमेंट है ना। ये अधिनियम है आपके और ये कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस बॉडी है ना, कि जो भारतीय आपकी सरकार है और जो आरबीआई है, दोनों मिलके बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करती है कि कौन सा बैंक आएगा नहीं आएगा, क्या फंक्शन करेगा। तो ये सारा नियंत्रित कौन करेगा? गवर्निंग कौन करेगा? आपका मॉनिटरिंग एंड गवर्निंग, ये सारा आपका आरबीआई एंड योर गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके करेंगे आपकी, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपका अगर हम बात करें तो अभी हमने क्या कहा कि एक भारत की एक अपनी बैंकिंग प्रणाली है ना, एक अपना बैंकिंग सिस्टम है। तो इस बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस सिस्टम में बहुत सारे लोग होंगे। अगर जैसे कि हमने आपसे कहा कि अगर एक फैमिली है, उस फैमिली का हेड है कोई, है ना, तो हमने हेड किसको बताया? आरबीआई को बताया। और फैमिली हमने बताया ये बैंकिंग सिस्टम में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे क्या है? फैमिली मेंबर्स है। तो इस फैमिली मेंबर्स में अलग अलग लोग होंगे। तो इसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम की अगर आप बात करें तो इस बैंकिंग सिस्टम में बहुत से प्रकार के आपके बैंक्स आ जाते हैं। ठीक, यानी कि एक है हेड, इस हेड के अंदर बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे बैंक्स हैं, अलग अलग प्रकार के आपके बैंक हैं। तो अगर कुछ तो आपकी बैंकिंग कंपनीज है, कुछ कोऑपरेटिव कंपनीज है ना, जिनको बनाया जाता है, अलग अलग नाम के अंदर बनाया जाता है। तो अब कौन सी बैंक किस तरीके की बैंक होगी, किसको कौन सा लाइसेंस देना है ना। जैसे कि अगर आपका मन करे कि कल को हम कोई बैंक स्टार्ट कर ले, तो आपको बैंक बनने के लिए कहीं ना कहीं से तो परमिशन चाहिए। आप किस तरीके के बैंक बनना चाहते हैं? आप डेवलपमेंट बैंक बनेंगे, आप कमर्शियल बैंक बनेंगे, आप पब्लिक सेक्टर के बैंक बनेंगे ना। प्राइवेट सेक्टर में भी आप किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं? आप इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप डेवलपमेंट का कोई काम करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बैंक्स हैं हमारे पास और इन बैंकों को लाइसेंस देने का काम कि हाँ आप बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कर सकते हो, वो कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। और आरबीआई को परमिशन कौन देता है कि आप लाइसेंस दोगे? ये आपको देता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलाउज द आरबीआई अंडर सेक्शन 22 टू इश्यू द लाइसेंस फॉर द बैंक्स, है ना। तो यहां से इस तरीके से एक बैंक का फॉर्मेशन होता है आपका। और ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें अलग अलग आपके बैंक्स आएंगे और ये अलग अलग बैंक कौन से हैं आपके? शेड्यूल्ड, अनशेड्यूल्ड, फिर
जो शेड्यूल वाला है इसमें दो प्रकार का विभाजन होगा आपका, एक कॉमर्शियल बैंक्स का, एक कोऑपरेटिव बैंक्स का। कमर्शियल बैंक में फिर उसका फर्दर बाइफर्केशन होगा आपका 4 तरीके से, है ना, 4 अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग श्रेणियों में हम बैंक्स को बांटेंगे। कमर्शियल यानी कि वाणिज्य के बैंक्स को, दैट इज योर पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि जिसमें आपकी जो अधिकांश, है ना, अधिकांश का मतलब 51% या मोर देन 51% जो स्टेक है, जो उसकी शेयर होल्डिंग है, वो किसके हाथ में होगी? सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, उसको हम बोलेंगे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर है आपकी कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि निजी स्वामित्व जिनका होगा, जिनकी ओनरशिप क्या है, किसी प्राइवेट पर्सन के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगी। देन फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक ऐसी बैंक जिसका क्या ओनरशिप जो है वो हमारे अपने भारत में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? किसी ना किसी फॉरेन कंट्री में होगा, है ना, जो जिनका जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर जिसका आपका किसी फॉरेन कंट्री में है, ओनरशिप वहां की है, तो वो और वो हमारे यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, तो वो फॉरेन बैंक है हमारे लिए। एंड देन क्या है आपका रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम आरआरबी के नाम से जानते हैं, है ना, जो कि आपका इनका काम क्या है बेसिकली कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास करना। ठीक, तो हमने क्या देखा? हमने देखा आपका कि अगर हम भारत में बैंकिंग प्रणाली की अगर बात करें, बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास 2 अधिनियम है ना। पहले तो अधिनियम की बात करते हैं, 2 अधिनियम है, 2 एक्ट्स है। एक्ट कौन कौन से आपके पास? एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, और एक है आपका आरबीआई का एक्ट, दैट इज योर 1934 का। ठीक है, उसके बाद इनको कंट्रोल एंड मॉनिटर करने की बात करें तो 2 लोग मिलकर इसको कंट्रोल एंड मॉनिटर करते हैं, इस पूरी बैंकिंग प्रणाली को। एक है आपकी भारतीय सरकार और दूसरी कौन है? आपकी आरबीआई। ठीक, अब ये बार बार जो आरबीआई का नाम आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि आरबीआई होता क्या है, कब आया, कैसे बना, क्या काम करता है। तो हमने देखा, इसके फंक्शंस देखने हमने बहुत सारे कि ये बना कैसे आपका, ये बना यंग हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। आपका इसका फंक्शनिंग इसने स्टार्ट किया है 1935 से। ओके, इसके फंक्शंस क्या है? करेंसी को इशू करेगी, कोई डिफेक्टिव अगर करेंसी है तो उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसके बदले नया करेंसी देगी आपको। फिर मॉनेटरी पॉलिसीज का ध्यान रखेगी, जितना भी मॉनेटरी रेगुलेशन है, जितना भी फाइनेंस है, जितना भी वित्त है आपकी अर्थव्यवस्था में, उन सबको नियंत्रित करेगी, है ना। नियंत्रित करने के लिए वो पॉलिसीज लेके आएगी, जिसको हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये आपके गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर्स का बैंक है ना। तो जितनी भी फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने वाला, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला, ये सारा फंक्शन आपका क्या है? आरबीआई का। फिर हमने देखा कि ये जो अपेक्स बैंक है ना, जिसके बारे में हमने ये स्टडी की, यही अपेक्स बैंक क्या करता है? लाइसेंस देने का काम करता है। ठीक, तो लाइसेंसिंग ये कैसे देता है? इसको लाइसेंसिंग देने की परमिशन कौन देता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देता है। और कैसे देता है? अंडर सेक्शन अपने रेगुलेशन, ये जो इसका रेगुलेशन है 1949 का, उस रेगुलेशन के धारा 22 के अंदर ये परमिशन देता है आरबीआई को कि आप किसी भी बैंक को लाइसेंस दे सकते हो कि वो बैंकिंग का काम स्टार्ट कर ले, है ना। जैसे कि आपका डेवलपमेंट बैंक का काम करे वो, है ना, आपका डेवलपमेंट का, रेगुलेशन का, फिर आपका इंडस्ट्रियल बैंक का काम कर ले, है ना, कॉमर्शियल बैंक का काम कर ले। तो इस तरीके के लाइसेंस देने के लिए इसको बैंकिंग रेगुलेशन पावर प्रोवाइड करता है। अब हमने देखा यहाँ पे शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड बैंक्स। तो ये शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड क्या है? हमने जो ये कहा कि आरबीआई एक्ट 1934 है, तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में शेड्यूल्स बने हुए हैं ना। होते ना कि आपका शेड्यूल होता है, फिर आपके आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, तो उसी में 2 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो शेड्यूल्ड बैंक्स ऐसे बैंक हैं जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में जिनका नाम लिखा हुआ है ना। आरबीआई एक्ट का जो शेड्यूल 2 है, उस पे कुछ बैंक्स का नाम लिखा है, वो सारे शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे वहां पे लिखा होगा कि कुछ कमर्शियल बैंक्स होंगे, उस कमर्शियल बैंक के अंदर एक पब्लिक सेक्टर हेडिंग होगी और उस हेडिंग के अंदर कुछ बैंक के नाम लिखे होंगे, जैसे आरबीआई एंड एसोसिएट बैंक्स। ये थोड़ा पुराना डाटा है, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। फिर आपका पीएनबी हो गया, है ना, यूनियन बैंक हो गया। तो ये सारे क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि कमर्शियल बैंकों का काम कर रहे हैं अंडर द सेक्शन शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कुछ अनशेड्यूल्ड बैंक है, यानी कि जिनका नाम आपका शेड्यूल 2 में नहीं लिखा हुआ है, वो सारे बैंक आपके अनशेड्यूल्ड की कैटेगरी में चले जाएंगे। ओके, तो ये बैंकिंग सिस्टम थी। थोड़ा सा आप देख लेंगे कि आरबीआई का एक बार और थोड़ा सा फंक्शंस देख लेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे कि जब आपका आरबीआई को बनाया गया तो उसके उद्देश्य क्या थे।
या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आरबीआई जो है इसको जो बनाया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से इसको बनाया गया है आपका। तो ये काम क्या करती है, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी को, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वहां पे उसको क्या करना है, प्राइस स्टेबिलिटी है ना, यानी कि मूल्य स्थिरता को इसको बनाए रखना इसका सबसे परम उद्देश्य है ना, कि हमारे यहाँ पे कंट्रोलिंग इन इन्फ्लेशन रहे, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा ना हो, यानी कि कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो जाए या फिर बहुत ज्यादा चीजों की प्राइस डाउन हो जाए, है ना। तो एक नियंत्रित, एक स्टेबल प्राइस बना के रखना किसका उद्देश्य है, आपका सेंट्रल बैंक का परम उद्देश्य है। ठीक, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की हमारा जो आर्थिक विकास है वो एक सस्टेनेबल तरीके से होता रहे। तो ये सारा काम क्या है, आपका आरबीआई का काम होता है। इसीलिए हमने आरबीआई को बेसिकली बनाया है, इसको जो अपेक्स का दर्जा मिला है इसी सब कामों के लिए मिला है कि उसको ये सारी अर्थव्यवस्था में ये सारे काम करने हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कराना है इसका। देन ये तो हमने देख लिया कि फाइनेंशियल इसका क्या फंक्शन है। करेंसी मैनेजमेंट करना, हमने देखा कि करेंसी को इशू करने का काम, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम, डिफेक्टिव करेंसी को एब्जॉर्ब करने का काम, ये सारा किसका है, आपका आरबीआई का काम है ना। तो ये सारे कुछ उद्देश्य हैं आरबीआई के जिसकी वजह से इसको बनाया गया। फंक्शन हमने देख लिया, मेन इसका ये किस तरीके से काम करता है, रेगुलेटर, सुपरवाइजर एंड फैसिलिटेटर की तरह आपका काम करता है। सुपरविजन में इसके कुछ, जब ये सुपरवाइज करेगा आपके, सुपरविजन का जब काम करता है, सुपरविजन एंड रेगुलेशन का, तो कौन कौन से फंक्शंस को आपका परफॉर्म करता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसमें से कौन सा आरबीआई का सुपरवाइजरी फंक्शन है, कौन सा रेगुलेटरी फंक्शन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके सुपरवाइजरी फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन है कि बैंकर्स का बैंक है, इशू करता है करेंसी को, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है ना, यानी कि अगर आपको कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आपके पास यानी कि बैंक के पास है ना। हम डायरेक्ट आरबीआई से पैसा नहीं ले सकते, हम कहाँ से पैसा लेंगे, हमको अगर पैसा चाहिए तो वी विल गो टू द कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल को बैंक्स को अगर कहीं भी पैसा नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ जाएगा, आपका आरबीआई के पास जाएगा है, यानी कि लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी सहारा जो है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है, आपका आरबीआई है ना। फिर क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना है, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन पढ़ा ना हमने, इन्फ्लेशन में हमने देखा कि आपका क्वांटिटी ऑफ मनी जब ज्यादा हो जाए आपकी अर्थव्यवस्था में तो हम उसको क्या बोलते हैं कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन है ना। फिर उस वक्त क्या है, अगर बहुत ज्यादा मनी है तो सारी चीजों के दाम आपके बढ़ने लगते हैं ना, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो उस क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम है ना, कि ना तो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए ना ही बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, इस चीज को कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा, आरबीआई। और किस चीज के तहत करेगा, आरबीआई पॉलिसी लाके, मॉनेटरी पॉलिसी लाके ये काम करेगा। ओके, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट करेगा, एक्सचेंज कंट्रोल एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट का काम करेगा, एंड फंड ट्रांसफर का काम, ये सारा इसका सुपरविजन और रेगुलेटरी फंक्शन है। देन आरबीआई फैसिलिटेटर की तरह भी काम करता है, यानी कि ऑटोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जितने भी आपके वित्तीय संस्थान हैं उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देना, ये काम करता है आपका आरबीआई। एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, है ना, कि प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के नहीं, प्राइवेट सेक्टर के भी जो आपके वित्तीय संस्थान हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हो पाए हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको भी सुनिश्चित करता है आपका आरबीआई। ठीक, फैसिलिटेट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर आपके देश में हम बात करते हैं ना कि एफडीआई आएगा है ना, एफडीआई आता है तो हमारा क्या है, जीडीपी बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी होती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसके लिए भी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कराएगा, आपका आरबीआई। ट्रेड को प्रमोट करेगा फॉरेन करेंसी में, है ना, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने वाली वही एक संस्थान है, तो वो प्रमोट कराता है आपका फॉरेन ट्रेड को। बिजनेस करस्पॉन्डेंस बढ़ाता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की फैसिलिटी मिलती है आपको, है ना, विदेशों से अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पेमेंट भी तो करना होगा, तो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का काम सभी बैंक्स का तो ये करता ही करता है। तो ये सारी सिस्टम, ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी, आरबीआई के बारे में पढ़ी। नेक्स्ट कमिंग टू द कमर्शियल बैंक, हमने क्या कहा कि अब जो हमारा जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं ना, तो उन शेड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी में जो एक सबसे मेन बैंक आता है, सबसे एक मेन नाम आता है, वो आता है आपका वाणिज्यिक बैंकों का, कमर्शियल बैंक्स का, है ना। तो ये कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, सिंपल एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली है, एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है
बहुत सारे बैंक्स को मिला के बनाए, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रणाली, सिस्टम है एक। तो इस सिस्टम में क्या है आपका, ऐसे बैंक शामिल होंगे जिनका काम क्या है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, है। सबसे पहला इसका फंक्शन कि एक्सेप्ट द डिपॉजिट, कहाँ से, स्मॉल डिपॉजिटर्स से, है ना। जैसे हम आप जो हैं जिनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है, वो क्या करते हैं, अपने स्मॉल सेविंग्स को, है ना, सेविंग्स के फॉर्म में ये हमसे पैसे लेती है। हम इनके पास अपना जो स्मॉल सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग्स जो है, उसको हम यहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं। तो इसका पहला काम क्या है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमसे स्मॉल सेविंग्स लेगा और उसको अपने पास एक्सेप्ट करेगा, और वही जो सेविंग्स है उसको इकट्ठा करके ह्यूज कैपिटल के फॉर्म में, ह्यूज कैपिटल के फॉर्म में ये लैंड करेगा, है ना। तो हम जो बोलते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो आपका जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो उत्पादन कर रही है ना, तो उन सब के लिए ह्यूज कैपिटल के रूप में ये फिर हाउसिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, उन सब के लिए ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लेंड करेगा। तो पहले इसने क्या किया, स्मॉल सेविंग्स को एक्सेप्ट किया, है ना। 3-4 तरीके हैं, ये आपसे सेविंग्स के रूप में ले सकता है ना, करंट अकाउंट्स आपका खोल सकता है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपसे ले सकता है। तो ये सारा लेकर के ये क्या करता है, इसको ह्यूज कैपिटल में कन्वर्ट करके फिर ये लेंड करता है ना। दूसरा एडवांसिंग द लोन, या फिर इसी को आप बोलते हैं लेंडिंग द लोन, है ना। तो ये काम करता है ना। तो कमर्शियल बैंक कोई ऐसी संस्थान है जो कि क्या काम करेगी, आपका एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग का काम करेगी। बीच में एक ये काम करती है क्रेडिट क्रिएशन का, है ना। जैसे हमने कहा कि हमने जब इसको पैसे अपने इसके पास सेव रखे, तो इसने कहा ठीक है आप मेरे पास पैसे रखो और मैं साल के एंड में आपको इतना % इंटरेस्ट दे दूंगा, है ना। सिर्फ मैं आपको 2% इस पे इंटरेस्ट दूंगा, ओके। और फिर उसने क्या किया, ह्यूज कैपिटल को 4% पे किसी और को दे दिया। तो यहाँ पे जो आप डिफरेंस देख रहे हैं 2% का, है ना, कि 2% में लिया, चलिए 6% इसको कर देते हैं। 6% पे इसने क्या किया, बाहर किसी भी ह्यूज कैपिटल को किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर दिया, है ना, कि उसने डेवलपमेंट के लिए दे दिया, कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया, या फिर एग्रीकल्चर के लिए दे दिया। तो ये जब इसने पैसे दिए, ये जो इंटरेस्ट का जो आपका अंतर आया है ना, जो ब्याज का जो अंतर आया है, इसी ब्याज के अंतर को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट क्रिएट किया गया, है ना। यानी कि जो आपका जो क्रेडिट क्रिएशन का काम हुआ, एक्स्ट्रा जो पैसे बने, ये 4% है ना। 2% पे लिया था, 6% पे दिया, ये 4% का जो अंतर आया, दैट इज द क्रेडिट, है ना। इसने बिजनेस करके क्रेडिट यहाँ पे क्रेडिट क्रिएट किया है, ओके। तो इसका एक और काम क्या है आपका, 2 तो मेन फंक्शन है ही है। पहला एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, दूसरा लेंडिंग या एडवांसिंग द लोन्स, और तीसरा एक मेन फंक्शन हो जाता है कि इन्हीं दोनों काम को करने के बीच में ये काम कर जाती है जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन का काम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए अगर 100 रुपए जमा किए गए थे, तो इसी 100 रुपए पे 4% का एक्स्ट्रा इसने क्रेडिट क्रिएट कर लिया, ओके। फिर उसके बाद कुछ सेकेंडरी फंक्शंस आती हैं आपकी, जिनको हम एजेंसी फंक्शंस बोलते हैं। या फिर देखिए, फिर आपका यहाँ पे एक चार्ट देख लीजिए, फंक्शंस ऑफ बैंक की अगर बात करें, तो फंक्शंस की अगर आप बात करें तो फंक्शंस ऑफ बैंक बेसिकली क्या, यहाँ पे हम कमर्शियल बैंक की बात करें ना, बैंकों में कौन सा बैंक, कमर्शियल बैंक है। तो इसका 2 फंक्शन है आपका, 2 मेन कैटेगरीज है। एक तो प्राथमिक कार्य क्या है इसका, और द्वितीय कार्य क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। प्राथमिक में आपका आ जाता है एक्सेप्टिंग एंड ग्रांटिंग, है ना। अगर आप एक डेफिनेशन देखेंगे तो बैंकिंग की एक डेफिनेशन आपकी ये भी है कि बैंक इज समथिंग विच डज द फंक्शन ऑफ बैंक, है ना। जो बैंक का काम करती है वही बैंक है। तो इसका काम क्या है, एक्सेप्ट करना और लोन को देना, है ना। एक्सेप्टिंग एंड ग्रांटिंग द एडवांसेस। एक्सेप्ट किस फॉर्म में करेगी, सेविंग्स के फॉर्म में, फिक्स्ड के फॉर्म में, करंट डिपॉजिट्स के फॉर्म में, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स के फॉर्म में, है ना। दीज आर द स्मॉल सेविंग्स, है ना। ये स्मॉल आपका फंड है जिसको हमने बैंक के पास दिया, और बैंक ने इसी को क्या किया, ह्यूज अमाउंट में, है ना, ह्यूज कैपिटल बना करके उसने एडवांस करना स्टार्ट किया। जैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वो देगा, है ना, कि आपके बैंक में अगर 50,000 रुपए पड़े हैं तो आप 1 लाख रुपए निकाल लीजिए, है ना, या फिर आप 80,000 रुपए निकाल लीजिए, दैट इज ओवरड्राफ्ट। फिर कैश क्रेडिट्स देती है, जो कि आपका वर्किंग कैपिटल, जितनी भी आपका जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, है ना, बिजनेसेस हैं, तो वो क्या करती हैं, कैश क्रेडिट्स लेती हैं ना अपने वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए। तो कैश क्रेडिट्स का भी काम ये करती हैं, कैश क्रेडिट देती हैं। देन लोन्स देती हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करती है ना। आपने BRs पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि बिल को जो आपकी
मैच्योरिटी से पहले जब आपकी डिस्काउंटिंग की जाती है तो वो फंक्शन भी आपके कमर्शियल बैंक्स निभाते हैं। देन सेकेंडरी में 2 तरीके की आती हैं, यूटिलिटी या इसी को आप जनरल फंक्शंस बोलते हैं, और कुछ एजेंसी फंक्शन, है ना, कि कुछ एजेंसियों की तरह काम करते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड करने का काम, है ना, पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये करती हैं। पीरियोडिक पेमेंट्स करने का काम, है ना, जैसे आपका हाउस लोन जा रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रही है, तो वो सारी चीजों को पीरियोडिक पेमेंट्स जो होते हैं वो बैंक अगर कर रही है तो आपका एक एजेंसी का काम कर रही है। कलेक्शन ऑफ चेक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस, फिर आपका अदर एजेंसी फंक्शंस हैं कुछ, जो ये सारे काम क्या है, इसकी एजेंसी, है ना, एजेंसी की तरह ही भी काम करती है। देन जनरल या फिर यूटिलिटी की अगर बात करें तो कुछ यूटिलिटीज भी हमको प्रोवाइड कराती हैं, जैसे हमको ड्राफ्ट प्रोवाइड कराना, लॉकर की फैसिलिटी देना, अंडर राइटिंग का काम करना हमारे लिए, है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, है ना, एंड कुछ अदर यूटिलिटी फंक्शंस हैं उन सबको परफॉर्म करना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर कमर्शियल बैंक्स, है ना। तो अभी आज की क्लास में हमने क्या किया, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो कल की क्लास में हम कवर करेंगे, देन वी विल कंडक्ट द मूव्स, है ना। देखिए आज हमने क्या किया, हमने देखा कि बैंकिंग सिस्टम को आपका कंट्रोल करने के लिए अधिनियम कौन कौन से हैं, आरबीआई क्या है, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, है ना, आरबीआई को किस उद्देश्य से आपका बनाया गया है। देन वी हैव सीन बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कि कौन कौन से बेसिकली कौन कौन से बैंक्स आपके हैं, है ना, शेड्यूल्ड क्या है, अनशेड्यूल्ड क्या है। फिर देन वी हैव सीन कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है। इतना आज हमने देखा, इसको रिवाइज कर लेंगे, आपने पहले से भी पढ़ रखा है, बस पॉलिसिंग पर्पज से एक बार आप देख लेंगे इन सब चीजों को। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट्स क्या हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और फिर हम देखेंगे कंट्रोल करने के कुछ आपके ट्रेडिशनल तरीके और कुछ जो मॉडर्न अप्रोच है उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, जो रिसेंट में जो हम कुछ मॉडर्न अप्रोचेस लेके चल रहे हैं ना, 25 नहीं, कुछ जो नए आपके तरीके हैं उनको भी हम देखेंगे कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है या फिर आरबीआई कौन कौन से स्टेप्स ले रही है सो दैट कि हमारा जो है जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।